हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 9 की नई बुक इंग्लिश की कावेरी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भारत आवर लैंड, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे चैप्टर की समरी दी है हमारी पोएम की, इसे हमें कंप्लीट करना है। The poem is a tribute to India, celebrating its natural beauty, spiritual heritage and historical greatness. ये जो पोएम है ये एक श्रद्धांजलि है इंडिया को। इसमें जो है, जो हमारे देश की प्राकृतिक खूबसूरती है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है स्पिरिचुअल, और जो हमारी ऐतिहासिक ग्रेटनेस है, उसको सेलिब्रेट किया गया है। The poet praises the Himavant, describing it as mighty and unparalleled. तो जो पोएट है वो तारीफ कर रहे हैं हिमालय की, हिमावंत पर्वत की, और कहते हैं कि वो बहुत ही विशाल है और उसकी कोई तुलना नहीं है। द गंगा इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। जो गंगा है उन्हें बताया गया है कि वो बहुत ही दयावान है और ग्रेसफुल है। While the Upanishads are honored as sacred and unmatched. और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उन्हें कहा गया है कि वो बहुत ही पवित्र हैं और उनकी कोई तुलना नहीं है। The poem highlights the contributions of warriors and sages who have enriched the land with their bravery and wisdom. इस पोएम में जो है हमें दिखाया गया है कि जो हमारे देश के बहादुर सैनिक हैं और जो हमारे बुद्धिमान साधु संत हैं, उन्होंने कितना जो है हमारे देश को और ज्यादा रिच बनाया है अपनी बहादुरी और अपने ज्ञान से। It also acknowledges the presence of Brahman knowledge and the teachings of Buddha. इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे देश में जो है ब्रह्म ज्ञान भी है और साथ में जो बुद्धा हैं उनकी टीचिंग्स भी इसी देश में हैं, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is peerless, urging everyone to praise her. Poet बार-बार कहते हैं कि इंडिया जो है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए हमें उसकी जय जयकार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। तो जो हम रीडर्स हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, हम पे इस पोएम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट है। तो हमारे अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही है, राइट, देशभक्ति की फीलिंग आ रही है, प्राउड फीलिंग आ रही है, रिस्पेक्टफुल फीलिंग आ रही है कि हमें इस देश का आदर सम्मान करना चाहिए। पोएट का एटीट्यूड क्या है, एडमायरिंग है, वो तारीफ कर रहे हैं देश की, राइट, प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल क्या है पोएम में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम जो है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दें, जैसे कि आसमान में बादल को आप कह दो बादल नाच रहे हैं, तो बादल नाच नहीं सकते हैं, राइट। बादल जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी नॉन ह्यूमन जो चीज होती है, तो हमने उसे एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो हमारी पोएम में कहा गया है जनरस गंगा, राइट, गंगा कोई ह्यूमन नहीं है, राइट, कोई इंसान नहीं है, बट हमने उन्हें दयालु कह दिया है, तो यहाँ पे हमने एक ह्यूमन क्वालिटी गंगा को दे दी है, सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे ही हमने कहा है शी इज पियरलेस, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, तो हमने यहाँ पे शी का यूज किया है अपने देश के लिए। देश को हमने फीमेल बना दिया है कि मदर इंडिया है, माँ की तरह है, राइट। तो यहाँ पे हमने अगेन देश को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, उसे जेंडर दे दिया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। What is the impact of the refrain she is peerless, let's praise her। हमारी पोएम में एक लाइन बार बार यूज हुई है कि हमारा देश जो है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, हमें उसकी जय जयकार करनी चाहिए। तो ये जो रेफरेन है, ये जो बार बार यूज हुई है लाइन, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। रेफरेन का मतलब होता है किसी पोएम में अगर आप किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को या किसी लाइन को बार बार यूज करो तो उसे रेफरेन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो रेफरेन, ये जो बार बार यूज हुई है ये लाइन, इससे क्या है हमारे दिल में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट की गई है, प्राइड की और पेट्रियोटिज्म की, राइट। बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये देश महान है, इसकी जय जयकार करो, तो ये फीलिंग क्रिएट हो रही है। Complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as the sunny golden land, suggesting that it is rich, bright, prosperous and full of glory. तो इस पोएम में जो है इंडिया को कंपेयर किया है सोने से, राइट। कहा गया है कि हमारे देश की जो धरती है वो गोल्डन है, सोने की तरह है, इसे सनी गोल्डन लैंड बोला गया है।
मेटाफोरिकली का मतलब हुआ कंपैरिजन हुआ है, राइट। मेटाफोर यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है इंडिया का, विदाउट लाइक या एज के वर्ड्स का यूज किए बिना, राइट। मेटाफोर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, बट हम वर्ड्स का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कि लाइक दिस, एज गुड एज दिस, बट यहाँ पे उनका यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये मेटाफर है। तो ये मेटाफर का यूज क्यों हुआ है, ये दिखाने के लिए कि हमारा देश जो है बहुत ही रिच है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही प्रॉस्परस है और शानदार है। तो देश के धन धान्य को दिखाने के लिए, देश की समृद्धि को दिखाने के लिए ये मेटाफर का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट यूजेस सिंबलिज्म। हमारी जो पोएम है इसमें पोएट ने सिंबलिज्म का यूज किया है, राइट। हर वर्ड जो यूज हुआ है वो कुछ डीप मीनिंग बता रहा है, इस चीज का प्रतीक है वो चीज। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 में जो सिंबल्स यूज हुए हैं और वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो कॉलम 2 में है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। तो जो हमारा विशाल पर्वत है, हिमावत, हिमालय जो है, वो किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है, वो है स्ट्रेंथ और परमानेंस का, राइट। शक्ति का प्रतीक है, हमेशा वहां पे बना रहेगा, परमानेंट है, इस चीज का प्रतीक है। गंगा जो है वो प्योरिटी और जेनरोसिटी का सिंबल है। उपनिषद जो है वो स्पिरिचुअल और फिलोसफी, जो हमारी लेगेसी है, ये जो हमारा इतिहास है, ये जो हमारी विरासत है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल, उसका प्रतीक उपनिषद है। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस, ये जो है हमारे देश की जो बहादुरी है, जो ज्ञान है, उसका प्रतीक है। ब्रह्म नॉलेज और बुद्धा का जो धम्मा है वो नॉलेज और एनलाइटमेंट का प्रतीक है, राइट। कि हमारे देश में ब्रह्म ज्ञान है, एनलाइटमेंट है, बुद्धा को जैसे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, राइट। वो जो है बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे और वो एनलाइटन हुए थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इस चीज का प्रतीक है ये दो। सनी गोल्डन लैंड जो है हमारे देश की रिचनेस और उसकी ग्लोरी का प्रतीक है। और ये जो पोएम है इसमें पोएट ने इमेजरी का यूज किया है, राइट। यानी ऐसे डिस्क्राइब किया है चीजों को कि इमेज क्रिएट हो जाए ना। इमेजरी जो है विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटोरी भी हो सकती है, यानी ऐसे किसी चीज के साउंड को डिस्क्राइब करें कि आपको वो सुनाई दे जाए, राइट। आप उस साउंड को इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे जो है मैंने विजुअल इमेजरी के एग्जाम्पल क्या दिए हैं, माइटी हिमावंत कहा गया है, सनी गोल्डन लैंड कहा गया है, राइट। विशाल जो बड़ा सा पर्वत है हिमालय, वो बोला गया है, तो आपके दिमाग में इमेज आ गई कि ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये बहुत बड़ा है। देश को सूरज की रोशनी से भरा हुआ, सोने से जैसा चमकता हुआ जो है धरती बोली गई है हमारे देश की, तो जब ये कहते हैं तो आपके दिमाग में वो इमेज आ जाती है, राइट। ऐसे ही एक लाइन में कहा गया है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, तो जो बिल्कुल डिवाइन म्यूजिक है, दैवीय म्यूजिक है, वो यहाँ पे सुना गया है। तो जब ऐसा डिस्क्राइब किया गया है तो आपके दिमाग में जो है उस टाइप का म्यूजिक जो है आप इमेजिन कर लेते हो, राइट। कि कोई जो है वीणा बजा रहा है, सितार बजा रहा है, इस टाइप के जो है कुछ दैवीय म्यूजिक जो है वो बज रहे हैं। तो ऐसे जो है डिस्क्राइब किया गया है चीजों को कि इमेज जो है आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। What is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the options that are true. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट stanza है पोएम का, इसमें ये hyphens यूज हुए हैं, राइट। आर्स के बाद है, यहाँ आर्स के बाद है, यहाँ भी आर्स के बाद है, तो ये जो hyphens है इनका यूज क्यों हुआ है? तो एक तो इनका यूज हुआ है एक पॉज क्रिएट करने के लिए, ताकि जो है जो एडमिरेशन है, जो प्राइड है, जो गर्व की फीलिंग है, जो आप प्रशंसा कर रहे हो देश की, वो जो है वो फीलिंग और ज्यादा आपके दिल में जो है भर दी जाए, इसलिए जो है हम एक पॉज ले रहे हैं, राइट। थोड़ा रुक के बोल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगे, आप थोड़ा सोचो कि हाँ ये देश सच में कितना महान है, ये हमारा देश है जिसमें इतना विशाल पर्वत है, इतनी खूबसूरत नदी है। तो ये पॉज क्रिएट करने के लिए इसका यूज हुआ है। दूसरा इसका यूज हुआ है लिरिकल क्वालिटी जो है वो एक हमारी पोएम में क्रिएट करने के लिए, उसे थोड़ा सा जो है गाने जैसा बनाने के लिए, ताकि जो है जैसे गाने में जो है बीच बीच में आप रुकते हो तो उस टाइप की फीलिंग देने के लिए, कि म्यूजिकल टाइप की फीलिंग के लिए, एक रिदम क्रिएट करने के लिए जो है इस हाइफन का यूज हुआ है। इसके अलावा इसका यूज हुआ है presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen। तो यहाँ पे जो है हाइफन से पहले जो है बताया गया है कि हमारे देश में महान चीज क्या है। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है विशाल हिमालय पर्वत हमारा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है बताया गया है कि क्यों ये चीज जो है
हमारी ये इतनी महान है, इतनी अनोखी है, इतनी अलग है दुनिया से, तो यहाँ पे जो है इस चीज को दिखाने के लिए, तो हाइफन से पहले आपको बताया गया है महान चीज क्या है, उसके बाद आपको बताया गया है, हाइफन के बाद आपको बताया गया है कि उसमें यूनिक बात क्या है। तो इस चीज का ये जो गैप क्रिएट करने के लिए भी हाइफन का यूज किया गया है। तो ये हाइफन का यूज जो है इन तीन चीजों के लिए किया गया है, पॉज क्रिएट करने के लिए, लिरिकल क्वालिटी देने के लिए पोएम को, और साथ ही जो है एलिमेंट जो है असर्शन का और यूनिकनेस का प्रेजेंट करने के लिए हमने ये हाइफन का यूज किया है। ये जो हमारी पोएम है इसमें हाइपरबोली का यूज हुआ है, राइट। हाइपरबोली क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप किसी चीज को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब करते हो, उसकी खूबसूरती बताने के लिए, उसकी कोई खासियत बताने के लिए आप बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है डिस्क्रिप्शन दे देते हो, एक्सट्रीम एक्सैजरेशन का यूज करते हो किसी पॉइंट को जो है प्रूव करने के लिए या फिर ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, तो वो जो है हाइपरबोले होता है। जैसे कि जो है हम बोले माई लगेज वेज अ टन, डज द लगेज एक्चुअली वे अ टन, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो ये जो सूटकेस है ये तो बिल्कुल टन के बराबर इसका वेट है, इतना भारी है ना, 1 टन के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, 1 टन वेट तो आप उठा भी नहीं, उठाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप लाओगे कहाँ से। तो दिस इज हाइपरबोली, इसको एग्जैजरेट किया गया है। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, वो इतनी खुश थी कि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो ऐसा लग रहा था जैसे 1 मील जो है चौड़ी मुस्कुराहट है। इतना तो हो नहीं सकती ना, किसी के होंठ इतने तो नहीं हो सकते हैं ना कि एक साइड से दूसरी साइड तक मील तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो अगेन यहाँ पे ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए एक्सेजरेट किया गया है चीज को, सो दिस इज हाइपरबोली। नाउ पोएम में कहाँ यूज हुआ है, हमने कहा है कि हमारा देश जो है वो शी इज पियरलेस, राइट। हमने कहा है कि इसकी किसी से भी तुलना नहीं है, कंप्लीटली अनमैच्ड है। और ये सिर्फ एक एक्सेजरेशन है हमारे देश की ग्रेटनेस को शो करने के लिए, राइट। ऐसे ही हमने उसे सनी गोल्डन लैंड कहा है ना, हमने सोने की तरह कह दिया, बट सोना तो नहीं है ना, है तो जमीन में मिट्टी ही ना, सोना तो नहीं है। सो अगेन यहाँ पे सिर्फ हमारे देश की रिचनेस को दिखाने के लिए, उसकी ब्यूटी को बताने के लिए हमने इस एक्सैजरेशन का यूज किया है। पोएम इज एन ओड, ये जो हमारी पोएम है ये एक ओड है। ओड क्या होता है, एक लिरिकल पोएम होती है जिसमें किसी चीज के लिए आप अपना डीप एडमिरेशन जो है, जो आपके दिल में उस चीज के लिए जो प्रशंसा है, जो आपके दिल में उसके लिए जो एडमिरेशन है कि ये चीज इतनी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ओड लिखा जाता है। एक लिरिकल पोएम होती है, यानी एक संगीतमय पोएम है बेसिकली। इसमें जो है किसी चीज की तारीफ हो रही होगी, किसी इंसान की, किसी जगह की, किसी ऑब्जेक्ट की, या किसी आइडिया की जो है प्रेज हो रही होगी। रेफरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। तो जैसे भगवान के लिए आप लिखो कि आपके दिल में इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है इस चीज के लिए कि आप उसके ऊपर एक ओड लिख दे रहे हो। तो ओड बेसिकली जो है हम ऐसी किसी चीज के लिए लिखेंगे जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यार है, जिसके लिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो इस टाइप की अगर कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो तो हम ओड लिखते हैं। नाउ हमें बताना है कि हमारी ये जो पोएम है ये ओड क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है कि why do we consider this poem as an ode। The poem is an ode because it shows deep praise and admiration for India। ये इसलिए एक ओड है क्योंकि हम इसमें जो है इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, उसे एडमायर कर रहे हैं, हद से ज्यादा उसकी हम प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है पोएम में, देखिए पोएट ने जो है इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे प्रेज किया है, हिमालय और गंगा की बात की है। जो हमारे देश की स्पिरिचुअल विजडम है, जो ज्ञान है हमारे देश का, उसकी बात हुई है कि उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान है। रेफरेन का बार बार यूज हुआ है, राइट। ये लाइन बार बार रिपीट हुई है, शी इज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर। इससे जो है जो स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन है, जो हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्यार है वो दिखाई दे रहा है। पोएम की टोन जो है वो रिस्पेक्टफुल है, इमोशनल है और ग्रैंड है, राइट। भव्य तरीके से जो है, बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा के जो है देश की तारीफ हो रही है। All these show that the poem is written to celebrate and honor India, which is the main feature of an ode। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि पोएम को इसलिए लिखा गया है ताकि हम अपने देश को सम्मान दे सकें, उसकी जो है प्रशंसा कर सकें, उसे सेलिब्रेट कर सकें। और यही जो है ओड का एक मेन फीचर होता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये पोएम एक ओड है।
नेक्स्ट है एल्यूजन। नाउ हमारी पोएम में एल्यूजन का यूज हुआ है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहाँ पे राइटर जो है इनडायरेक्टली रेफर करें किसी फेमस चीज को। रेफर यानी इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं किसी फेमस इंसान की, किसी जगह की, किसी फेमस इवेंट की, किसी फेमस किताब की। तो वो होता है एल्यूजन। तो डायरेक्टली जो है हम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली एग्जैक्टली उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही है, बट क्योंकि वो चीज इतनी फेमस है जिसे मैं रेफर कर रही हूँ, जिसकी मैं इनडायरेक्टली बात कर रही हूँ, कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी जो प्रायर नॉलेज है कि दुनिया में ये सारी फेमस चीजें हैं, जैसे हिमालय है, गंगा है, तो जब मैं इन चीजों को रेफर करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें इतनी फेमस है। तो ये होता है एल्यूजन। इनडायरेक्टली हम रेफर कर रहे हैं किसी फेमस इंसान को, जगह को, प्लेस को, इवेंट को। नाउ यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ही इज अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। मैथ्स की क्लास में वो बिल्कुल आइंस्टाइन है। नाउ आइंस्टाइन जो है, हमें पता है किसकी बात हो रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, राइट। लेकिन यहाँ पे कहा नहीं गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो डायरेक्टली नहीं बोला गया है, इनडायरेक्टली आइंस्टाइन बोल दिया, तो आपको जो है समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ इसका मतलब ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट जो है रेफरेंस है। ना यहाँ पे देखिए हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं पोएम में से, हमें बताना है कि यहाँ पे किस चीज को ये एल्यूड कर रहे हैं, किस चीज को इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला है एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स दैट फॉर्म द फिलोसफिकल कोर एंड सिंबलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट। तो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स क्या हुए? उपनिषद। तो यहाँ पे उपनिषद की बात हुई है। allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self realization and ultimate truth। तो ये है ब्रह्म ज्ञान, राइट। ब्रह्म ज्ञान को हम कहते हैं कि अल्टीमेट जो आपका सच है वो आपको ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होगा, राइट, कि दुनिया का क्या सच है। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा की टीचिंग्स। तो वो क्या हुए? बुद्धा का जो धम्मा है, राइट, बुद्धास धम्मा जो है वो गौतम बुद्धा की टीचिंग हो गई। तो ये जो है इन चीजों को एल्यूड कर रहे हैं ये एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है द वर्ड माइटी रिफर्स टू द स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस ऑफ द हिमावत। Choose the correct option to complete the sentence. The question mark at the end of the fourth and sixth line of the extract is used to emphasize a point. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे। क्यों हुआ है? यहाँ पे जो है इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो पोएट है वो एक पॉइंट को जो है उस पे जोर दे के जो है उसे प्रूव करना चाहते हैं। ये जो है रिटोरिकल क्वेश्चंस है। रिटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब आपको नहीं चाहिए, आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हो। जैसे कि आपकी मम्मी आपसे कहेगी तुमने आज पढ़ाई तो की नहीं होगी ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन मार्क एंड में लगा हुआ है, उन्हें जवाब नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है तुमने नहीं की है, राइट। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है क्योंकि वो पॉइंट प्रूव करना चाहती है कि मुझे पता था तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिटोरिकल, जहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पॉइंट प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स इसीलिए लगे हैं क्योंकि पोएट जो है अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, उस पर और ज्यादा जोर दे के आपको समझाना चाहते हैं। द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा। वाई? इस पोएम में जो है पोएट ने जेनरस, दयावान वर्ड का यूज किया है गंगा के लिए। क्यों? इसलिए किया है क्योंकि गंगा जो है वो देश के लोगों को पानी देती है, राइट, फार्मिंग में मदद करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो है उन्हें दयावान कहा गया है। बदले में उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट वो आपको पानी दे रही हैं, राइट। हमारे देश की जो फसल है उसे उगने में जो है मदद कर रही है गंगा नदी। तो इसलिए जो है उन्हें जेनरस कहा गया है। Why has the movement of the river been described as graceful? जो रिवर का मूवमेंट है उसे ग्रेसफुल क्यों कहा गया है? उसे ग्रेसफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पानी है वो बहुत ही शांति से और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है जमीन पे जो है बहता है, एक साइड से दूसरी तरफ जा रहा है गंगा का पानी बहते हुए। तो बहुत ही खूबसूरत दैवीय लगता है, इसलिए उसे ग्रेसफुल कहा गया है। The poet is implying that the Upanishads are unmatched in their wisdom and spiritual depth. पोएट यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं कि उपनिषद जो हैं उनकी तुलना जो है किसी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उपनिषद में जो ज्ञान है, जो उनकी गहराई है, वो दुनिया में आपको और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी।
ये जो पोएम है ये कैसे जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रही है इंडिया का उसकी कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज के साथ। तो इस पोएम में जो है इंडिया के जो पहाड़ पर्वत हैं, जो नदी हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन सब की बात हुई है। These things show India's rich culture and long history, making people feel connected to their heritage. ये सारी चीजें जो है ये इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो हमारा कल्चर है वो कितना अमीर है, कितना कुछ है हमारे देश में, जो हमारा इतिहास है वो कितना बड़ा है, ये सब चीजें जो है ये दिखाई गई हैं इन चीजों की बातें करके। तो उससे क्या होता है, उससे लोगों को जो है कनेक्शन फील हो रहा है उनके हेरिटेज के साथ, उनके इतिहास के साथ, उनके देश के साथ। What can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase she's peerless, let's praise her? तो ये जो पोएट ने बार बार यूज की है लाइन, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पोएट है वो बहुत ही देशभक्त हैं, उनके दिल में जो है गहरी फीलिंग है नेशनलिस्टिक प्राइड की, देश के ऊपर उन्हें गर्व है। वो बिलीव करते हैं कि इंडिया जो है वो सारे देशों में सबसे ज्यादा सुपीरियर है अपनी स्पिरिचुअल और नेचुरल वेल्थ में। What does the line "Many a sage has sanctified this land" suggest about India's spiritual heritage? ये लाइन ये सजेस्ट करती है कि इंडिया खाली एक धरती का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ पे जो है बहुत सारे साधु संतों ने जन्म लिया है और उन्होंने जो है अपने मेडिटेशन से, अपनी प्रेजेंस से जो है इस देश को इतना पवित्र बनाया है। How does the poet connect warriors and music to India's greatness? पोएट जो है वो वॉरियर्स और म्यूजिक दोनों चीजों को, जो बहादुर सैनिक हैं और जो म्यूजिक है, इसे इंडिया की महानता के साथ कवि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो वॉरियर्स जो हैं वो बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बहादुरी से। म्यूजिक जो है वो इंडिया के रिच कल्चर को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, राइट। दोनों चीजें साथ में जो है वो दिखा रही हैं कि इंडिया जो है वो ताकत में भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, और साथ ही हम कल्चरली भी जो है बहुत ज्यादा रिच हैं, क्योंकि हमारे पास म्यूजिक भी है। हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? तो ये जो पोएम है ये कैसे आपके दिल में जो है देश के प्रति जो गर्व की भावना है उसे कैसे जो है क्रिएट कर रही है, कैसे फॉस्टर कर रही है, कैसे उसे पनपने दे रही है, कैसे आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है इस पोएम को पढ़ के? तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि पोएट जो है वो बार बार आवर्स वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि हमारा देश है, इतना महान देश किसका है, हमारा है। तो जब ये बार बार आर्स की बात हो रही है कि आपका देश है, तो आपके दिल में ये फीलिंग आ रही है ना कि अरे हाँ यार, सच में इतना महान देश तो मेरा है। Encouraging every citizen to feel proud of their shared heritage. The poem praises India's beauty, history, culture, and wisdom. It makes readers feel proud of their country and encourages them to respect and admire. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सफिक्स की बात हुई है। सफिक्स क्या होते हैं? जब हम किसी वर्ड के एंड में किसी चीज को ऐड करके नया वर्ड बना दें, तो ये जो एंड में जो हमने ऐड किया वो होता है सफिक्स। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स है ओ यू एस। इसका क्या मतलब होता है? जब आप इसे जो है किसी वर्ड के आगे लगा दो ओ यू एस, तो उसका मतलब होता है उस चीज में क्वालिटीज है उस चीज की, तो वो चीज उस चीज से भरी हुई है। जैसे मैं डिलिशियस कहती हूँ, राइट, तो ये चीज बहुत ही डिलिशियस है, तो ओ यू एस एंड में लगा हुआ है, इसका मतलब टेस्ट से भरपूर है, फुल ऑफ टेस्ट। तो ऐसे ही जेनरस, राइट, कोई बहुत ज्यादा दयालु है, राइट, दया से भरा हुआ है, तो वो हुआ जेनरस। पोएम में हमारे एक और वर्ड यूज हुआ है ऑस्पिशियस, राइट, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा शुभ हो, शुभ से भरी हुई हो, राइट, तो ऑस्पिशियस। आई टी वाई जो है उसका मतलब होता है, सफिक्स का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एंशियंट, यानी कोई चीज जो है पुरानी हो, कोई चीज जो है ऐसी है, तो वो होता है आई टी वाई। एंटिक्विटी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही पुरानी। ईएसटी जो है वो किसी भी चीज का सुपरलेटिव फॉर्म होता है, राइट। जब भी हमें किसी चीज का सुपरलेटिव फॉर्म बोलना होता है तो हम उसमें एंड में ईएसटी लगाते हैं। पोएम में वर्ड यूज हुआ है डिवाइनेस्ट, यानी सबसे ज्यादा दैवीय। लेस का मतलब होता है किसी चीज के बिना, राइट, विदाउट समथिंग। तो पेयरलेस जो है वो हमारे पोएम में यूज हुआ है, उसका मतलब होता है कि ऐसे कोई भी तुलना के लिए है ही, अतुलनीय है हमारा देश, राइट, कोई भी उसके आजू बाजू खड़ा ही नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमें कुछ सफिक्स दिए हैं, उनके मीनिंग यहाँ पे हैं, हमें जो है उनसे नए वर्ड्स बनाने हैं, यानी इन्हें ऐड करके जो है एक वर्ड बनाना है और फिर उस वर्ड को जो है अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो पहला वाला है TION। तो TION का मतलब होता है कोई एक्शन या प्रोसेस। इंडिकेट के आगे आपने लगा दिया तो इंडिकेशन हो जाता है, राइट। ऐसे ही आप इमेजिन के आगे लगा दोगे तो इमेजिनेशन। सेंटेंस हो गया, हर विविड इमेजिनेशन हेल्प्ड हर राइट अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट एंशियंट इंडिया। IVE का मतलब होता है क्वालिटी और नेचर ऑफ। क्रिएट के आगे लगा दिया तो क्रिएटिव हो गया, राइट, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा क्रिएटिव है नेचर में, उसकी क्वालिटी है वो क्रिएटिव है। The poet uses creative metaphors to describe the beauty of Himalayas. MENT का मतलब होता है एक्शन और रिजल्ट ऑफ। अचीव के आगे अचीवमेंट कर दिया, राइट, अचीव के आगे मेंट लगाया तो अचीवमेंट। विनिंग द नेशनल क्विज वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द स्कूल। ED का मतलब होता है पास्ट टेंस जो है किसी भी वर्ब का, राइट, तो हम एंड में ED लगा देते हैं। तो प्रेज का हो गया प्रेज्ड। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पेज 260 पे है। यहाँ पे आपको उसे पढ़ के बताना है कि ये स्पीकर नंबर जो है ये कौन सा है। तो ये जो है ये एक वीडियो ब्लॉगर है, राइट, ही इज मेकिंग अ ब्लॉग। तो ये है स्पीकर नंबर 4। आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पीकर नंबर 2 एक माउंटेनियर है, राइट, पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो ये है स्पीकर नंबर 2। नेक्स्ट अगेन आपको ट्रांसक्रिप्ट को सुन के जो है बताना है ये स्टेटमेंट्स कौन से स्पीकर ने कहे हैं। इसमें दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो किसी ने नहीं कहे हैं, दे आर नॉट नीडेड। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेक्ट आंसर जो है फिल कर दिए हैं। आप ट्रांसक्रिप्ट को रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो आपको जो है दो लोगों का पेयर बना के एक एक करके जो है बात करनी है अपने विलेज, टाउन या सिटी के ऊपर। तो आप जहां भी रहते हो, गांव में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो या फिर बड़े शहर में रहते हो, जहां भी रहते हो उसके ऊपर जो है आपको बात करनी है। उसकी ज्योग्राफी कैसी है, यानी आपका शहर कैसा है, रेगिस्तान में हो या फिर कोई पहाड़ है या फिर आप किसी समुंदर के किनारे रहते हो, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशनल फीचर्स हैं, क्या हिस्ट्री है आपके गांव या शहर की, इन सब चीजों के बारे में जो है आपको बात करनी है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। पहला है आप सिटी की बात कर सकते हो, मुंबई की, राइट, यहाँ पे मुंबई की बात मैंने की है। या फिर यहाँ पे मैंने एक गांव का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। मुंबई के बारे में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई सिटी इज एनर्जी एंड डाइवर्सिटी। If I had to describe my city in one word, it would be dynamic. There is an energy here that never seems to fade, no matter the time of day. I have always been fascinated by the way the people of my city celebrate every festival with equal enthusiasm. Fascinated का मतलब होता है किसी चीज को देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाओ, बट अच्छी वे में, राइट। ऐसा नहीं है कि हैरान हो रहे हो तो परेशान हो जा रहे हो, नहीं। फैसिनेट होने का मतलब होता है किसी चीज को देख के आप जो है अचंभित हो, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो, बट इन अ गुड वे। What I want other people to know about my city is that it has some of the best street food in the world. Each corner has a unique flavor that tells a story of its own. When it comes to the scenery, my city truly shines because of its beautiful coastlines, sea views, and lively streets. I feel a deep sense of pride when I think about my city because it is full of culture, history, and opportunities. When we talk about peaceful village, we can say that one thing that I find truly wonderful about my village is the sense of peace and the fresh, clean air that greets you every morning. If I had to describe my village in one word, it would be soulful. It feels like a place where time slows down. I have always been fascinated by the way the people of my village help one another without being asked. It feels like one big extended family. What I want other people to know about my village is its rich tradition of folk music and the beautiful handicrafts made by the local artisans. When it comes to the scenery, my village truly shines because of the lush green paddy fields. Paddy fields का मतलब होता है चावल के खेत, that stretch as far as the eye can see, especially during the monsoon.
I feel a deep sense of pride when I think about my village because we have managed to preserve our ancient customs while living in harmony with nature. नेक्स्ट हमारी राइटिंग एक्टिविटी है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऐसी किसी जगह के बारे में जहां आपने विजिट किया है। आपको बताना है आप क्यों गए थे वहां पे, किसके साथ गए थे, कैसे प्रिपेयर किया ट्रैवल के लिए, कहाँ पे रहे और क्या क्या एक्टिविटीज करी। तो यहाँ पे मैंने शिमला की जो विजिट है उसके बारे में लिखा है। Last summer, I visited Shimla to escape the scorching heat of the plains and to witness the majestic beauty of the Himalayas mentioned in our poem. Scorching का मतलब होता है बिल्कुल जला देने वाली गर्मी। I traveled with my parents and my younger sister. Preparation began weeks in advance. We packed heavy woolens, comfortable walking shoes, and a first aid kit, as we knew the mountain terrain requires physical effort. We stayed at a cozy heritage cottage near the Mall Road, which offered a panoramic view of the snow-capped peaks. During our stay, we walked through the pine-scented forest of Jaku Hill, enjoyed a ride on the famous UNESCO toy train, and explored a local Tibetan market. The highlight was standing at the ridge during sunset, watching the sky turn sunny golden hue, much like the description in Bharti's poem. The crisp mountain air, the serene environment made it a trip that is etched forever in my memory. यहाँ पे मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया है गोवा ट्रिप के बारे में, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, शिमला ट्रिप लिखो या गोवा ट्रिप, दैट्स अप टू यू। या फिर आप कहीं और भी गए हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंडिया पे डेडिकेटेड जो भी पोएम्स या सॉन्ग्स हैं आपकी रीजनल लैंग्वेज में, वो आपको क्लास में शेयर करने हैं, उसके मीनिंग भी एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे मैंने दो सॉन्ग सारे जहां से अच्छा इन वंदे मातरम उनको एक्सप्लेन किया है। आप इसके अलावा जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में गाने हैं देशभक्ति के, वो आप अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.